अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई है तो दूसरी तरफ उस पर काबू पाने और अवाम को रिलीफ देने की हुकूमती यकीन दहानियां। क्या इस बढ़ती हुई महंगाई के सैलाब में अवाम को कुछ रिलीफ मिल रहा है? नवंबर के महीने के आदाद शुमार के बाद महंगाई के हवाले से तशवीश और भी बढ़ गई है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई 21 माह की बुलंदतरीन सतह पर है। मई 2021 के बाद महंगाई डबल फिगर्स में जो है वो चली गई है इन्फ्लेशन रेट, और ये जो शरह है ये 11.5% तक पहुंच गई है। हुकूमत इसे काबू में लाने के दावे कर रही थी और कोशिश थी कि 7 से 9% रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करंट अकाउंट खसारे के हवाले से भी खबरें अच्छी नहीं। डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ रही है और स्टॉक मार्केट में भी मंदी रिकॉर्ड की गई। ऑपोजिशन की यह तनकीद है कि ऐसे वक्त में हुकूमत पेट्रोल की कीमत में कमी लाकर अवाम को रिलीफ दे सकती थी, क्योंकि खाम तेल की आलमी मंडी में जो है उसमें कमी वाक़ हुई है। लेकिन इसके बावजूद वफाकी हुकूमत ने 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनको बरकरार रखने का फैसला किया और पेट्रोलियम लेवी और जो टैक्स है उसको बढ़ा दिया। खबर यह भी आ रही है कि हुकूमत मिनी बजट जो है वो लाने की तैयारी कर चुकी है, जिसमें IMF की शराइत के तहत टैक्स छूट और कई मराहत जो हैं वो खत्म की जा रही हैं। काबीना से मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी करने या पार्लियामान में मंजूरी के लिए पेश करने से मुतालिक फैसला होगा। चेयरमैन FBR डॉक्टर अशफाक अहमद ने मीडिया के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह तैयार हो चुका है, हुकूमत जब कहेगी पेश कर देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने आज अपने एक बयान में कहा कि मिनी बजट कौमी मईशत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, इसका डट कर मुकाबला करेंगे और मंजूर नहीं होने देंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बढ़ती हुई महंगाई से बढ़कर कौमी सलामती को क्या खतरा होगा। दुनिया के 200 ममालिक जो है उनमें महंगाई में पाकिस्तान का तीसरा नंबर है और इसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान है। 11.5% इजाफा हुआ है ये महंगाई की शरह में। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 18.1% का इजाफा हुआ है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है 27% इजाफा हुआ है। हर चीज की कीमत कम से कम 100% बढ़ चुकी है। क्या हमारी नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ ये है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ? क्या किसी को परवाह है कि 23 करोड़ अवाम की हालत क्या है? ये नेशनल सिक्योरिटी नहीं है। एक साल में 58% इजाफा हुआ है घी की कीमत। ये इजाफे सिर्फ पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? ये अफगानिस्तान में भी क्यों नहीं है? ये बांग्लादेश में नहीं है, ये नेपाल में नहीं है, ये भूटान में नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10 दिसंबर से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई, तेल की कीमतों और गैस बहरान पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान का यह कहना है कि हुकूमत आम आदमी की आसानी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही। आज भी उन्होंने एहसास राशन प्रोग्राम से मुतालिक इजलास की सदारत की। हुकूमत का यह कहना है कि मुल्की बरामदात जो हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवंबर में टैक्स महसूलात में इजाफे पर गुज़िश्ता रोज FBR को मुबारकबाद भी दी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ तो ये हुकूमती दावे और दूसरी तरफ महंगाई। क्या पाकिस्तान के मुआशी आशारिये दुरुस्त सिमत में है? क्या हुकूमत महंगाई से अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ कर सकती है क्या वो कर रही है? एक तो प्रोग्राम में इस पर बात होगी। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के जो फंड्स हैं EVM के इस्तेमाल और बल्दियाती इदारों में क्या ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी या नहीं, इस बात को लेकर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान मामलात हल तलब हैं और एक तनाव की कैफियत रही है। आज सदर मुमलिकत ने इंतखाबी इस्लाहात बिल पर भी दस्तखत कर दिए, जबकि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को EVM पर टेक्निकल कमेटियां बनाने का जो उनका फैसला है उसको अहसन इक़दाम करार दिया। क्या हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मामलात हल हो जाएंगे? इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। और एक और अहम खबर है कि अपोजिशन ने कौमी सलामती कमेटी के 6 दिसंबर को होने वाले इजलास के बाइकॉट जो है उसका ऐलान किया है और एक एलामिया जारी किया है, जिसमें मुतादा अपोजिशन का यह कहना है कि पार्लियामान को मुसलसल नजरअंदाज करके इन कैमरा ब्रीफिंग से मामला चलाए जा रहे हैं, उस पर भी प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ प्रोग्राम मेहमान मौजूद होंगे, मैं तारुफ करा देता हूं। आज के इस डिबेट में मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब आपके वक्त का। आगा रफीउल्लाह साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो आज की इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आगा रफीउल्लाह साहब। और अली मोहम्मद खान साहब
वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी अमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो आज की इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद होंगे। अली मोहम्मद खान साहब से भी जो है वो बात होगी, मगर मैं पहले ये महंगाई पर बात करना चाहता हूँ और फिर उसके बाद ये जो कौमी सलामती के इजलास का बाइकआउट हुआ और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान जो मामला हैं उन पर बात करेंगे। जावेद अब्बास साहब, ये एक तरफ हुकूमती दावे हैं, दूसरी तरफ जो है वो ये आदाद शुमार हैं जो मुसलसल हम देख रहे हैं। क्या आपको लगता है क्यों बावजूद कोशिश के हुकूमत ये जो फिगर है, ये जो 7 से 9% का एक पहला अंदाजा था, उस पर भी जो है वो इस पर काबू नहीं पा सकी, और अब ये जो अब हम नंबर्स देख रहे हैं ये तो डबल डिजिट के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो रेट जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अरमान साहब। से ये हुकूमत आई है, पहला 1 साल सिर्फ ये इल्जाम लगाने में लग गए इनके कि जी ये पिछली हुकूमतों की वजह से है, ये पिछले वजीर खजाना करके गए हैं, ये पिछले लोगों की हुकूमत थी, हमें अभी टाइम मिला है, देखें हम 3 महीनों में ठीक करेंगे। फिर 3 के महीने में 6 महीने गुजरे, 6 में 1 साल गुजरा। साल के कुछ अरसे बाद जो सबसे ज्यादा जिस आदमी को इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तान को दिखाया था कि ये जब हम इसे बनाएंगे तो पाकिस्तान की इकानमी ठीक हो जाएगी, गुर्बत कम करेंगे, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, बड़ी बड़ी बातें की थी। फिर इन्होंने असद उमर को फायर कर किया और सारे इल्जाम उसको दिया कि ये असद उमर जो है ये इकानमी नहीं समझता था, इसकी वजह से हमारे हम बुरहान में चले गए। फिर इन्होंने शेख साहब को लेके आया, फिर शेख साहब के साथ एग्जैक्टली उसके साथ भी यही सलूक किया और महंगाई में इजाफा होता रहा। और फिर अब तरीन साहब से पहले अहमद अजहर आए और अब तरीन साहब आए, इन्होंने तो इंतहा कर ली कि IMF से लेने के लिए सिर्फ इस मुल्क के सारे एसेट गिरवी रख दिए, बल्कि उनकी तमाम शराइत मान ली गई है। तारीख किसी मुल्क में शायद इस तरह बहुत सारे ममालिक भी लेते रहे और हम भी लेते रहे अपनी हुकूमतों के जाकर IMF से कर्जा। आखिरी 2 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जान छुड़वा दी थी। ये सख्त कंडीशन कभी नहीं मानी थी जिससे पाकिस्तान की आवाम को तकलीफ हो। आज आप अंदाजा कर लें कि कीमतें कहां पहुंच गई हैं। एक नया बजट आने वाला है और खुद वजीर खजाना कहते हैं कि हमने IMF की कंडीशन सारी मान ली और उसके साथ ये चले अब्बासी साहब, ये तो हो गई नाकामियां आपका जिक्र कर, जिनका आप जिक्र करें, लेकिन क्या ख्याल है आपके, वजह क्या है इसके पीछे? से की वजह है कॉम्पिटेंट नहीं है, तैयारी नहीं थी, सख्त नालायकी है। अभी तक जितना वजीर आजम साहब टाइम अपने जो मीडिया के लोग हैं उनको देते हैं कि जाकर लोगों को गाली दो, लोगों की पगड़ियां उछालो, नैप मैसेज बचाओ, FIA करे, इससे आधा टाइम भी अगर ये अपनी टीम के साथ बैठकर मुल्क की इकानमी पर तवज्जो देते तो आज मुल्क के हालात इतने खराब ना होते। मुझे रहमान ये कहने दे, मेरी ये ख्वाहिश नहीं है, पर अल्लाह ना करे जिस सतह पर इन्होंने इस मुल्क की इकानमी को पहुंचा दिया है, कहीं ऐसी बंद गली में ना फंसा दें कि सारी जमातें मिलकर भी इस मुल्क को जो बचा ना सके, इसकी इकानमी ठीक ना कर सके। और इकानमी का जो इशू है दुनिया में वो सबसे ज्यादा सीरियस इशू है। क्योंकि आज जो साबिक वजीर आजम है उन्होंने भी इसको कौमी सलामती के मसले से ताबीर किया, लेकिन आगा रफीउल्लाह साहब, आपको इसकी वजह क्या लगती है? और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये किसी भी ऑपोजिशन के लिए, आपकी भी जो जमात है उसमें शामिल है, बड़ा आइडियल टाइम हो सकता है एहतजाज के लिए, तहरीक के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि बावजूद इसके ऑपोजिशन कोई एहतजाज से या तहरीक से थोड़ा गुरेज कर रही है। ये क्या वजह है? क्या ये तासुर दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात हम सब जो है ना एक चीज़ से तो मुत्तफिक है कि हम सब कलमा गो है, फिर उसके बाद इस मुल्क के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में तमाम मज़ाहब और तमाम मकावत फ़िक्र के लोग इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं कि ये मुल्क ही मुक़द्दस है और ये मुल्क होगा तो फिर हम सब पार्टियाँ और सियासत सब कुछ कर रहे हैं। सख्त जो अंदेशे वाली बात है वो ये कि इस टाइम हम उस बंद गली की तरफ जा रहे हैं, जिससे फिर शायद ये PTI वाले भी जो हमारे दोस्त हैं वो भी अगर उस टाइम, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये खुदा न खास्ता मुल्क दुश्मन लोग हैं, इनको समझ नहीं आ रही है, ये इनको ये फील नहीं कर रहे हैं कि हम रियासत को किस तरफ लेके जा रहे हैं। जब मेरे ये दोस्त, मैं अली मोहम्मद के मुंह से मैंने आज दिन तक नहीं सुनी है ये बात, लेकिन मेरे PTI के बाकी काफ़ी सारे मिनिस्टर और दोस्तों के मुंह से मैंने सुना है, वो कहते हैं कि यार हम बड़े होटलों में जाते हैं, टेबलें भरी होती हैं, इतनी मोटरसाइकिलें बिक गई हैं, इतनी कारें बिक गई हैं,
تو اگر ان کو کوئی ہاتھ جوڑ کر خدا اور رسول کا واسطہ دے کہ اس میں یہ جو آپ لوگ گنوا رہے ہوئے یہ بہت زیادہ اگر ہوں گے تو 1.5 کروڑ لوگ ہوں گے، 22-23 کروڑ لوگوں میں، اور باقی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شرح غربت سے بہت نیچے زندگی، اگر تھوڑا سا وہ عوام میں آ جائے، تھوڑا سا وہ لوگوں میں آ جائیں تو وہ یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ ٹی وی پر بیٹھ کر جب یہ بات کرتے ہیں نا تو اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ میں دوبارہ اگین کہہ رہا ہوں کہ میں نے علی محمد کے منہ سے سنی نہیں ہے، آج دیکھتے ہیں کہ علی محمد صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں، جب یہ کہتے ہیں کہ اتنی ریکارڈ گاڑیاں بکی ہیں، اتنی ریکارڈ، اچھا مطلب یہ ریکارڈز کے اوپر اور اس کے اوپر جب بات کرتے ہیں، اور جب ہم حلقوں میں اپنے علاقوں میں جب عام آدمی کی تکالیف دیکھتے ہیں، جب ان کے بجلی کے بل دیکھتے ہیں، جب ان کے روزمرہ کے گروسریز کو خرید کی برداشت کو دیکھتے ہیں، جو تنخواہ آج 25,000 سندھ حکومت نے کی، اس 25,000 میں آپ مجھے کوئی بھی، ہم 4 5 6 7 لوگ جو سامنے اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے کہ اس 25,000 پہ میں زندگی کیسے گزاریں گے۔ لیکن اپوزیشن کا مسئلہ مجھے بتائیے آغا بھائی، سر میں دیکھیں نا، اگر ہم بھی اگر دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی اور حکومت کی سمت اور ڈائریکشن صحیح ہو، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ صرف ہم اقتدار میں ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ اقتدار اچھے لوگوں کے ہاتھ میں ہو، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو غریب آدمی، عام آدمی کا بھلا ہو۔ انہوں نے بہت اچھے ایک اسکیچ کھینچا تھا اور بہت سنہرا ایک جال بنایا تھا جس میں عوام، سادی عوام نے ان کے نعرے کو بائنڈ کیا اور ان کو بقول ان کے ووٹ دیا، جو کہ میرا ذاتی ایز اے پولیٹیکل ورکر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نہ عوام نے بائنڈ کیا، نہ انہوں نے، یہ ایک سازش، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ ایک پلان بنایا گیا، جس پلان میں آہستہ آہستہ ہم پھنس رہے ہیں اور پوری قوم پھنس رہی ہے۔ حکومت تو IMF کے سنہرے جال میں پھنس چکی ہے۔ علی بھائی سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جب منی بجٹ، میں ایک منٹ جب یہ منی بجٹ جب آئے گا، اس منی بجٹ کے بعد پھر یہ مہنگائی کنٹرول ہونا مشکل ہو جائے گی۔ چلیں اللہ خیر کرے۔ میں یہ علی محمد خان صاحب ہمیں سمجھائیں گے۔ علی بھائی، ایک تو اب ایک طرف یہ ہے کہ حکومت نے دعویٰ کیا کہ ہم قابو میں کر لیں گے چیزیں، لیکن اعداد و شمار جو ہے وہ بڑے تشویشناک آ رہے ہیں ابھی مہنگائی کے حوالے سے۔ تو ایک طرف یہ بات ہے کہ حکومت جو ہے یا اس کے اندازے ٹھیک نہیں ہیں یا وہ قابو نہیں پا رہی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ معاشی اشاریہ جو ہے وہ درست سمت کے اندر ہیں۔ تو بتائیں ذرا یہ کیا معاملہ ہے، اور پھر یہ جو بڑھتی ہوئی انفلیشن ہے کیا یہ حکومت کو بھی پریشان کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ نے پوچھا کہ کیا حکومت کو پریشان کر رہی ہے، تو میں اس سے انکار نہیں کروں گا کہ مہنگائی کا ایشو جو ہے وہ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ضرور ہے۔ تقریباً ہر ہفتے میں خان صاحب اس کی بریفنگز لیتے ہیں، لیکن کابینہ میں بھی مہینے کے اینڈ میں اس کے فگرز ہمارے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں۔ پچھلے سال جو اس مہینے میں، یعنی ابھی ہم نومبر میں ہیں، تو اکتوبر کی فگرز نارملی شیئر ہوتی ہیں، ایک مہینہ پیچھے کی شیئر ہوتی ہیں، تو اس میں تو کچھ چیزوں میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی ہے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی ہیں۔ فار ایگزامپل آٹے میں نے دیکھا کہ وہ بڑی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ جو نارمل انکریز ہوتی ہے سال میں وہ ہیں، لیکن چونکہ اوور آل انفلیشن کا ایک امپیکٹ ایسا ہے، شوگر کی بھی جو ہے وہ بڑی پھر کم ہوئی، لیکن پچھلے سال کی نسبتاً زیادہ ہیں، لیکن بہرحال اس میں ایک اسٹیبلٹی ہے، لیکن کچھ چیزیں زیادہ بڑی ہیں۔ لیکن کچھ جو انٹرنیشنل سطح پہ جو انفلیشن آئی ہے اس کا اثر پوری دنیا پہ، ہم پہ بھی ہے، اس سے تو انکار بالکل نہیں ہے۔ بلکہ میں یہ بھی کہوں گا، بھی آغا صاحب گفتگو فرما رہے تھے، پورے اوور آل اگر آپ پاکستان کو کمپیئر کریں تو یہ کوئی خوشی کی ویسے بات نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال ان کے نالج کے لیے، سب کی انفارمیشن کے لیے، کہ کراچی میں نسبتاً پرائسز باقی ملک سے زیادہ ہیں۔ اب یہ آپ کوئنسیڈنس سمجھ لیں کہ وہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے پاس فگرز بھی ہیں، اس وقت شاید نہ ہو۔ علی محمد بھائی، میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ اس طرح کی بات کریں گے۔ سر
सर मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, उसमें कुछ प्राइसेस हाँ, वहाँ लेकिन मैं पे जो है आपसे वो ऐसे ज़्यादा तवक्को हैं, नहीं कुछ रखता। कमोडिटीज़ की कराची में निस्बतन ज़्यादा हैं। हो सकता है उसमें कुछ इशू जो है वो डिमांड सप्लाई का भी हो, लेकिन बहरहाल ओवरऑल कंडीशन जो है वो किसी प्रोग्राम में नेक्स्ट वीक अगर आप बुलाएंगे मैं फिगर्स ले आऊँगा जो काबीना में शेयर हुई। चलें। लेकिन बहरहाल ये एक फिनोमेना है इन्फ्लेशन का, उसको कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिशें भी होती हैं। कुछ में कामयाबी होती गवर्नमेंट है, का कुछ अली में भाई जो नाकामी होती है। अंदाजा सर, था आवाम को एक वो ये मसला था है, कि 7 से उससे 9% इनकार नहीं है, उससे बिल्कुल इनकार नहीं है। ठीक जी बट जी ये जो हमारे देखें ओवरऑल आप बात कर रहे हैं, अब हमारे पास कुछ बाहर से भी जो है वो पैसे, तो सऊदी अरब वाला जो पैकेज आया, फिर ये IMF वाले, इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। ऑपोजिशन है, ऐसा लगता है कि इस पर जो है वो जोर रखा हुआ है कि ये सब कुछ IMF के कहने पर जो है वो किया जा रहा है, और फिर सऊदी अरब से जो हमें पैसे मिल रहे हैं उनकी शराइत का भी जो है वो बड़ा जिक्र हो रहा है। क्या वाकई ये कर्जे की शराइत मानकर जो है वो हम गलत कर रहे हैं? देखें, जो IMF का प्रोग्राम है वो तो कोई पहली बार हुकूमत पाकिस्तान नहीं गई, माजी में भी गए हैं, और IMF की शराइत जो होती हैं वो फिस्कल डिसिप्लिन आपसे मांगते हैं, और वो चाहते हैं कि आप अपनी जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है उसमें आप स्ट्रिंजेंसी लाएं, उसमें आप स्ट्रिक्टनेस लाएं, उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, लेकिन आपके पास ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं थे उस वक्त। मैं आपसे अभी आपके प्रोग्राम आज चौधरी सरवर साहब ने बड़ी तनकीद वो उन्होंने बयान दिया, वो जो बाहर उनका बड़ा जिक्र हो रहा है। देखिए मैं अपनी बात पूरी करूं कि 2018 में गवर्नमेंट हमारी आई तो IMF का प्रोग्राम जो है उससे पहले कोई हर हुकूमत 2-3 बार ये लोग भी जा चुके हैं। अब मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा कि IMF के पास जाना कोई अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम तो जाना ही नहीं चाहते थे, और ये इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब ने इस पर बड़ी सख्त बयानात भी हैं उनकी, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ा क्योंकि आप मुल्क को बैंक करप्ट नहीं करवा सकते। अब ये एक देखें बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल मैं आपको बात कर रहा हूँ कि 2018 में हमारी हुकूमत आई, अगर तो 18 से लेके 21 तक IMF के पास जाना ना पड़ा होता और अभी 1-2-3 महीने में हम गए होते, इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी थी जिसने हुकूमत की बैंक करप्सी की अपने एक्सचेकर की और हमें जाना पड़ा। लेकिन जब आप पहले 6 महीने में गए, इसका मतलब है कि 5 साल जो मियाँ साहब की हुकूमत रही उन्होंने मुल्की खजाने को उस मकाम पे नहीं पहुंचा सके कि आपको मजबूरन IMF के पास जाना पड़ा। हालांकि बहुत से लोग हम पे ये भी शिकायत करते थे कि आपको फौरी जाना चाहिए था, हमने कोशिश की कि ना जाएं, 5-6 महीने उसमें डिले आई, असद उमर साहब शायद नहीं जाना चाहते थे। बहरहाल ये जब जाना पड़ा इसका मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के 5 साल पे कि अगर आपने मईशत को तगड़ा किया होता तो चाहे कुछ भी हो जाए खुशी से IMF में कोई भी नहीं जाता। आप गए थे माजी में। दूसरा ये है जो आपने सऊदी अरब की बात की है, सऊदी अरब हमारा जो है बरादर इस्लामी मुल्क है और हर मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है, और अब एक मुश्किल वक्त में उन्होंने एक बार फिर हमारे साथ ताउन किया है। तो मैं समझता हूँ पहले ही मैं ये एक प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ और आपके प्रोग्राम पे भी कर रहा हूँ कि सऊदी अरब के हवाले से वैसे ही जो है हमें ज़्यादा बहुत एहतियात से उनके हवाले से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, बरादर इस्लामी मुल्क है, और एक तरफ जो है हमारे जो है हाथ एक तरह से बंधे हुए हैं जिस तरीके से हमें मईशत मिली है माजी की हुकूमतों से, लेकिन ऊपर से फिर अब तनकीद भी अब बरादर इस्लामी मुल्क पे कुछ लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। उन्होंने आपको मुश्किल में सपोर्ट किया है और उन लोगों की इज्जत और कदर की जानी चाहिए जो आपकी मुश्किल में सपोर्ट करते हैं। हाँ, अगर उस मुआहदे पे या उस प्रोसेस पे किसी को कोई एतराज है तो उस पे अपोजिशन को मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप भी जिम्मेदार लोग हैं, आपने माजी में हुकूमतें की हैं, आप आए जो उसके लिए कंसर्न कमेटीज हैं वहां पे बात करें। इस तरह मीडिया में बैठ के सऊदी अरब के खिलाफ अगर अपोजिशन के भाई हमारे अच्छी नीयत से भी बात करते हैं, कि ये मईशत ऐसी क्यों छोड़ कर गए। राइट, ठीक है, ये मईशत ऐसी क्यों छोड़ के गए। मैं ये जावेद अब्बासी साहब से और आगर रफीउल्लाह साहब से पूछता हूँ, सवाल उठाऊंगा इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने महंगाई को कौमी सलामती के बड़े मसले के साथ जो है वो ताबीर किया है आज, मगर साथ ही अपोजिशन ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि कौमी सलामती का जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास होना है इन कैमरा ब्रीफिंग, उसमें अपोजिशन जो है वो नहीं जाएगी। जावेद अब्बासी साहब, जाना नहीं चाहिए अपोजिशन को जहाँ पर जो है वो कौमी सलामती का मसला है, और ये तो ज़ाहिर बात है रियासत के मामलात हैं जिन पर जिनके हवाले से ये इजलास होता है।
तो क्यों अपोजिशन जो है वो बाइकआउट कर रही है और नहीं जा रही इस इजलास में? इस वक्त हुकूमत ने इस वक्त रियासत को सबसे बड़ा जो खतरा है, और दुनिया की रियासतों को इस तरह का जब माहौल हुआ तो सबसे बड़ा खतरा उसके माशी हालातों से हुआ है। आप दुनिया के कई बड़े ममालिक देख लें जो एक वक्त में अपने वक्तों की बहुत बड़ी सुपर पावर थी, जब उनकी माशी हालत खराब हुई, जब उनकी इकानमी डूबी, जब महंगाई का ये तूफान हुआ, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, अचानक मुल्क बैंकरप्ट हो गए, तो उनकी फिर क्या सिचुएशन हाल हो गई है। इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को जो सबसे बड़ा खतरा है वो ना तो किसी और मुल्क से खतरा है, ना किसी और पावर से खतरा है, वो सबसे बड़ा खतरा अच्छा। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से है। और जो मामला इन्होंने IMF के साथ बैठकर तय कर लिए हैं, जिस तरह मुल्क के न सिर्फ एसेट गिरवी रख दिए हैं बल्कि एक ऐसे शिकंजे में मुल्क को फंसा दिया गया है कि वो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, बड़ी खौफनाक है। और अभी अली मोहम्मद खान साहब की मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सऊदी अरेबिया हमारा एक दोस्त भाई ममालिक है, उसने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है, पाकिस्तान के साथ वो हमेशा मुश्किल वक्त में खड़ा रहा है। लेकिन चूंकि इस हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से उनकी कंडीशन भी अगर आप उठा के पढ़ लें कि जिस लोन जो उन्होंने हमें दिया है लोन, उसकी जो कंडीशन उन्होंने IMF के साथ लिंक कर ली है और 72 आवर्स का नोटिस कहा है कि किसी वक्त में दे के हम वापस करेंगे। तारीख में कभी सऊदी अरेबिया ने किसी हुकूमत के साथ ऐसी कंडीशन नहीं रखी थी। उसकी वजह से भी ये है रहमान साहब, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस पर गौर करने की जरूरत है कि पाकिस्तान तारीख के सबसे मुश्किल वक्त में गुजर रहा है। अगर हम सब ने होश के नाखुन न लिए तो, अगर हमने बैठकर इस मामले को, जब मियां शहबाज शरीफ साहब ने पहली दफा नेशनल असेंबली में आए, उन्होंने कहा कि आओ चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, आप इस मुल्क की इकॉनमी ठीक नहीं कर सकते, आओ हम सारे मिलकर आपका साथ दें और इस मुल्क को इस बुरान से निकालें। इन्होंने ताने दिए कि ये तो नॉर्मल मांग रहे हैं, ये तो अपने केसेस छुड़ा रहे हैं। भाई साहब जरा मैं ये जो इजलास है इस पर जरा आगा रफीउल्लाह साहब की भी टेक ले लूँ, फिर अली मोहम्मद साहब भी जो है वो इस पर जरा रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि वो पार्लिमानी अमूर को भी देखते हैं। ये बड़ा एक अहम डिसीजन है अपोजिशन का। आगा रफीउल्लाह साहब, जानना नहीं चाहिए क्यों बाइकआउट जो है वो आप समझते हैं ये दुरुस्त फैसला है अपोजिशन की तरफ से, आज जो मुश्तरका अपोजिशन ने फैसला किया? हाँ, देखें रहमान भाई, इशू ये कि या तो इस गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही है कि इनकी कोई वैल्यूज़ या कोई अथॉरिटी रही नहीं। जब हम ज्वाइंट सेशन में जा रहे थे उस दौरान इन्होंने कहा कि जी हम हर सूरत जो है वो ज्वाइंट सेशन में जाएंगे और कुछ भी हो हम ये करेंगे वो करेंगे। जब इन्होंने हालात देखे, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने लंच या डिनर रखा था उसमें जब लोग नहीं गए तो इनको अंदाज़ा हो गया कि हम किस सिम्त में जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि उस ज्वाइंट सेशन को लेट कर दिया या उसको नेक्स्ट डेट पे लेके गए और अनाउंसमेंट ये की कि जी हम अपोजिशन को एंगेज करना चाहते हैं। और ये ख़त लिखा फिर हमें स्पीकर साहब ने, जब ये ख़त लिखा और उस ख़त के जवाब में फिर ज्वाइंट अपोजिशन से मशावरत से लीडर ऑफ अपोजिशन ने इनको ख़त लिखा, उस तमाम बातों को खा गए क्योंकि जहाँ पर इन्होंने अच्छा मामलात सेट करने थे या जिस तरह भी करना था वो जब वहाँ ओके हो गई, ना फिर अपोजिशन रही ना फिर वो स्पीकर साहब की अच्छा जो वकार व एहतराम की बात थी ना वो रहा। तो यहाँ पर हमें पता है कि देखें यहाँ पर इनके पास इनके पल्ले है कुछ नहीं। नालायकी इनकी इतनी है कि आप अली मोहम्मद खान मेरे भाई हैं, मैं माजरत के साथ इनके साथ जब देखें ये खुद कह रहे हैं कि सऊदी अरबिया का जब आपका दोस्त हमेशा आपकी मदद करता रहा है और इस दफ़ा वो एक सूदखोर की तरह आपसे कंडीशनर साइन करवा रहा है, आपको वो बाउंड कर रहा है, मीन्स यानी आप में या कोर्ट है या उसमें कोर्ट आ गया, तो बात तो तय है कि किसी ना किसी में कोर्ट आ गया है। आप देखें, मैं रहमान देखें, रहमान मेरी बात सुने, हम उन लोगों के साथ बैठेंगे, रहमान हम उन लोगों के साथ बैठेंगे जिन लोगों को पास खुद कुछ हो ना, नेशनल सिक्योरिटी का इनके पास कोई अख्तियार है। इन्होंने TLP से किया है, आप देखें इन्होंने TLP से किया है, क्या मुआहदा किया है, किसी कौम के किसी बंदे को पता चला?
सर ब्रेक का टाइम हो जाता है, मैं चाहता हूं जरा इस मौजू को हम समेट लें इसी सेगमेंट के अंदर। अली भाई, दो एतराज़ात हैं, लेकिन आप मेरी बात तो पूरी मेरी बात तो पूरी सुन लेना, आपने बात सुननी नहीं होती। सर मैं फिर आ जाता हूँ ना, इसमें बहस में से टाइम निकल जाता है। एक दो एतराज़ात जो मुश्तरका एलामिये में आए, एक तो वो 33 बिलों की मंजूरी वाला है और दूसरा वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी। बुनियादी शिकायत हुकूमत के रवैये से है अपोजिशन को, क्या ये दोनों दूर नहीं किए जा सकते? देखें, ये सियासत हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी को इन चीज़ों से आप मिक्स नहीं कर सकते। ये हुकूमत आज तो नहीं बनी, 3.5 साल तकरीबन हो गए हैं या 3.25 साल हो गए हैं। तो अभी जो इससे पहले आप सिक्योरिटी की मीटिंग्स में आए थे, तो क्या पहले आप इमरान खान साहब की और हमारी हुकूमत को आप लेजिटिमेट मानते थे और आप हमारे मैंडेट को तस्लीम करते थे और आपके ख्याल में हम बड़े जेन्युइन लोग हैं जो आते थे, और अभी अचानक आपको जो है तो एक दिन में पता लग गया कि जनाब हम लोग कोई अच्छे लोग नहीं हैं और हम गलत तरीके से हैं, तो अब आप कहते हैं कि नहीं अब नहीं बैठते? ये तो अजीब मंतक है। यानी कि 15-20 दिन पहले जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, तो वो तो टीएलपी का मुआहदा उससे पहले था, वो उधर उस पर बात भी मैंने ही उस पर बात की थी, मैंने ही ब्रीफ किया था उस इजलास में। टीएलपी वाला मामला चूंकि स्टीयरिंग कमेटी के हेड के तौर पे मैं देख रहा था, तो उस वक्त तो आप बैठे हुए थे, उस वक्त ही इमरान खान साहब ही वजीर आजम थे, उधर भी वो नहीं आए थे, कुछ और वजूहात की वजह से नहीं आ सके थे। लेकिन ये इस तरह से कि जनाब ये इलेक्शन का बिल पास हो गया है और 38 बिल पास हो गए हैं, तो आपको बड़ी तकलीफ है, तो उसका नेशनल सिक्योरिटी के इन मामला से क्या ताल्लुक है? यानी कि जो मारूजी हालात हैं नेशनल सिक्योरिटी के, उस पर आप सियासत करते हैं। तो ये इनकी सियासत है, ये 40 साल करते रहे हैं, ये अगले 50 साल भी यही करेंगे। तो जो लोग नेशनल सिक्योरिटी पे भी सियासत करें, अच्छा, आप उनसे क्या मैच्योरिटी की तवक्को रखते हैं? तो जाने दें। ठीक, चले मुझे एक ब्रेक लेने दें, जरा ब्रेक वापस आते हैं। तो वो तीसरा मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान जो मामला हैं उन पर भी बात हो रही है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पिछले में वो क्योंकि कौमी सलामती कमेटी के इजलास पर जो है वो बात हो रही थी और जो बाइकआउट का फैसला हुआ, आगा रफीउल्लाह साहब बात करना चाह रहे थे, उसी बात को आगे लेकर जाना चाह रहे थे, मगर आगा रफीउल्लाह साहब बात भी कर लीजिए। दूसरा फिर आप ये भी बताइए, ये जो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के मामलात हैं, बल्दियाती इंतखाबात में मशीन इस्तेमाल करने का मामला, आपको लगता है हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के मामलात जो है वो हल हो जाएंगे? और अगर हल नहीं होते तो आप लोग क्या करेंगे? सर हुकूमत तो बड़ी डिटर्मिन लग रही है कि हमने इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही कराना है। देखें, मैं आपको दोबारा अगेन वही बात कहूँगा, ये कहते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले अली मोहम्मद साहब ने कहा कि पिछले दौरे हुकूमत में जो पिछले दौरे हुकूमत की बात छोड़ते नहीं है, इकॉनमी तबाह मिली थी तो हमें IMF के पास जाना पड़ा। मैं सिर्फ 2-4 बातें, ये हम सारे चोर थे, ये अच्छे लोग आ गए थे और डेली बेसिस पे जो फिगर ये देते थे चोरियों की, वो सारी चोरियां भी रुक गई है। फिर उसके बाद IMF के पास भी चले गए, फिर उसके बाद भी मुल्क तबाही की तरफ, इकॉनमी तबाही की तरफ क्यों जा रहा है ये? फिर उसके बाद आपको दोबारा में हम कौमी सलामती के ऊपर आप देखें सर, मेरी रिक्वेस्ट सुने, कौमी सलामती की बात आप हमसे क्या करते हैं? हम वो क़यादत रखते हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना दिया है। आप किस किस्म की बात कर रहे हैं? उन्होंने इस कौम और इस अवाम के लिए अपनी जानों का नजराना दिया है। आगे आ जाए, इलेक्शन कमीशन को ये अभी धमकियां दे रहे हैं। मिनिस्टर साहब, आपके फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम आपके पैसे बंद कर देंगे, हम आपके फंड बंद कर देंगे, और आपके मामा जी का फंड है। ये रियासत अगर गलती से आपके हाथ आ गई है तो किसी की जाती चीज थोड़ी है ना। आप कौन होते हैं? इस मुल्क का हर इदारा मेरा इदारा है और इस 22 करोड़ का अवाम का इदारा है। इसको हम दिफा भी करेंगे, इनकी हम मदद भी करेंगे। ये आपकी कोई जाती जागीर नहीं है। जो मुल्क और रियासत जिस तरीके से चलती है चलने देंगे, और बाइख्तियार इदारा इलेक्शन कमीशन, हम उनके साथ खड़े हैं। जिस तरीके से वो चाहेंगे इलेक्शन एग्जीक्यूट उन्होंने करवाना होता है, इलेक्शन उन्होंने करवाना था। आपकी AVM मशीन हमने रिजेक्ट की है, 22 करोड़ अवाम रिजेक्ट करेगी, और इंशाअल्लाह ताला आपको हम साफ और शफाफ इलेक्शन करके दिखाएंगे। अली मोहम्मद साहब, ये बड़ा पेचीदा मामला है और इसमें एक तो फ्रंट, ज़ाहिर बात है, सियासी फ्रंट है जो इन जमातों का है, लेकिन दूसरा फ्रंट इलेक्शन कमीशन के साथ भी, और उसकी नोयत ज़रा कुछ टेक्निकल किस्म की है। तो आपको लगता है ये जो कमेटियां बन रही हैं दोनों तरफ से,
हुकूमत जो है वो ये करवाने में कामयाब हो जाएगी? ये ईवीएम का जो इस्तेमाल, चाहे वो आने वाले बल्दियाती इलेक्शन, अब तो ये भी सुन रहे हैं कि पंजाब के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं जिनके लिए शायद मार्च या अप्रैल की जो है वो डेट रखी जा रही है, तो उसके अंदर ये मशीनें इस्तेमाल हो जाएंगी? देखिए, होनी तो चाहिए क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून पास किया है। जाहिर है हुकूमत जब कोई बिल पास करती है तो अगर कंसेंसस बिल हो तो अपोजिशन सपोर्ट करती है, लेकिन नॉर्मली 90% लॉज ऐसे ही होते हैं, उससे भी ज़्यादा, जो कि नॉर्मली हुकूमत का बिल होता है और अपोजिशन अपोज करती है, लेकिन वो पास हो जाता है क्योंकि इसी वजह से वो हुकूमत कायम होती है। तो अब जब पार्लियामेंट से लॉ पास हो गया, जो भी पार्लियामेंट की सॉवरेंटी की बात करते हैं उनको इस बिल को इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी भरपूर मेरे ख्याल में कोशिश वो करेंगे कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें। हमसे जो हो सकेगा सपोर्ट हम देंगे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इलेक्शन कमीशन का कोई फंड बंद होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलत तासुर है, किसी की राय हो सकती है। ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, काबीना की पोजीशन नहीं है, वज़ीर आज़म साहब की पोजीशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का एक आज़ाद आईनी इदारा है और हुकूमत पाबंद है आईनी तौर पे कि हम उनको हर तरह से अगला इलेक्शन कराने में फैसिलिटेट करें। तो सर आप भी ये कह रहे हैं काबीना में इस पर कोई बहस नहीं हुई या इस पर कोई बात नहीं हुई? सर ये फंड्स बंद करने वाली बात है। देखिए, अब आप भी ये कह रहे हैं कि नहीं देखिए, कोई बात काबीना नहीं हुई या कोई बहस नहीं हुई या कोई फैसला नहीं हुआ। देखिए, ज़ाती तौर पे एक दो मेंबरान अगर आपस में कोई गपशप करें या कोई बात करें वो तो ज़ाती बात होती है, लेकिन काबीना होती है जब वज़ीर आज़म साहब बैठे हों और कोई बात हो और फिर वो पब्लिकली डिक्लेयर की जाए। वज़ीर आज़म साहब की मौजूदगी में ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब कोई दोस्त आपस में गपशप कर रहे हो इस तरह तो कोई भी बात हो सकती है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान है, आइन के तहत इदारे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइनी इदारा है, उनके फंड्स कोई कैसे रोक सकता है? ये बात ही मैं समझ सवाल ही बचकाना है। दूसरी बात ये है कि जो लॉ पास हुआ है, इलेक्शन कमीशन भी पाबंद है कि वो ईवीएम पे करे और हुकूमत भी पाबंद है कि उसके लिए उनको सपोर्ट फराहम करे, और साथ में आई वोटिंग जो इंटरनेशनली जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके वोट जो हैं वो उनको फैसिलिटी हमने देनी है और देनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक असासा भी है और कानून बन गया है। तो उसके लिए सबको अपनी अपनी कोशिश करनी चाहिए। बाकी जहां तक ये जो साफ शफाफ इलेक्शन कराने का ताल्लुक है और ये चीजें जो भी हैं, तो वो तो इन जमातों का रिकॉर्ड आपके सामने मौजूद है, जिस तरह के साफ शफाफ इलेक्शन ही कराते हैं। 77 में निज़ाम मुस्तफा की तहरीक ना चलती है, अगर पीपल्स पार्टी साफ शफाफ इलेक्शन करा देती, वो ओ डू कर गए, थोड़ा सा ज्यादा खुशखती के नंबर ज्यादा कर दिए उन्होंने 77 के इलेक्शन में। सेम इज द केस और भी है, जिस तरह अभी लाहौर में खरीदो फरोख्त हो रही है, दुकानें लगी हुई हैं। हाँ, वो कानूनी ये है कि सिर्फ मतलब ये कानून तो ये है कि ईवीएम के जरिए इंतखाब होंगे, लेकिन कानून ये नहीं है कि जो अगले इंतखाब का जो रिजल्ट होगा वो सिर्फ तभी कबूल होगा जब ईवीएम से होगा। तो ज़रा इसको भी ज़रा एड्रेस कीजिएगा, और फिर जावेद अब्बासी साहब भी वापस आएंगे, उनसे भी ज़रा पूछते हैं कि ये एक मेरा कमेंट्स ले लीजिएगा बस, जो है वो क्या करेगी। मैं सर ब्रेक के बाद जावेद अब्बासी तो वापस आएंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जावेद अब्बासी साहब, ये जो ईवीएम वाला मामला है इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान, आपको लगता है ये मामला हल हो जाएंगे और फिर अपोजिशन सर इसमें क्या करेगी? बस फिर तस्लीम कर लेंगे आगे जिस तरह से ईवीएम इलेक्शन होते हैं, चाहे वो बल्दियाती हो और आम इंतखाबात हो? देखिए रहमान साहब, हमने कई प्रोग्रामों में कहा है कि हम ये चाहते थे कि इस मुल्क के अंदर जो इंतखाबात है वो फ्री एंड फेयर हो, लेकिन ये काम करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। ये आइन ने उनको जिम्मेदारी दी है। वो अदारा ये कह रहा है कि अगर ईवीएम मशीन इस्तेमाल की गई तो मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा रिग्ड इलेक्शन होंगे। सियासी जमातें इस ईवीएम मशीन वाले लॉ को नहीं मान रही है। हुकूमत क्यों जिद कर रही है? हुकूमत को दोबारा बैठना चाहिए, देखना चाहिए जो हमारे इशू हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इशू हैं, वो बैठकर हल करे, फिर लॉ लेके आए और फिर इसको तमाम मैंडेट हासिल हो। अगर ऐसा ना हुआ तो ये आने वाले इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होंगे। अभी सियासी जमातें कह रही हैं कि हम इन इलेक्शन को मानेंगे ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अपनी जिद छोड़नी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के ऊपर अभी ये दबाव डाल दिया कि अगर आपने ईवीएम मशीन इस्तेमाल न की तो हम आपको पैसे देना बंद कर देंगे। कल ये सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान को कहेंगे कि अगर आपने फैसला हमारे हक में न किया तो हम आपके पैसे बंद कर देंगे। ये बहुत ही जालिमाना बात है। अली मोहम्मद खान साहब ने अभी जो है वो थोड़ा बात क्लियर की है, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं, बट मैं अगर रफीउल्लाह साहब आप कमेंट कर दीजिए बिफोर मैं अली मोहम्मद खान साहब से रिस्पॉन्स लूं। जी आगा देखें, ये सिर्फ अली मोहम्मद भाई से कहें
ان کو کہیں کہ اگر پاک فوج کو دفاع کا ہم بجٹ دیتے ہیں تو کیا ہم ان کو سجیشن دیتے ہیں کہ یہ والا ٹینک لیں، یہ والی رائفل لیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک ہمارا بااختیار اور مکمل ادارہ ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کون سا اس ادارے کے لیے کون سی چیز. تو الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ کون سی مشین اور کس طریقے سے آپ قانون سازی کریں. آپ مشینیں ان کو کیوں بتا رہے ہیں؟ ان کو آپ سے بہتر پتہ ہے کہ ہم نے کس طریقے کار سے الیکشن کرانا ہے. آپ مشین لے کے ان کے آگے کھڑے ہو گئے کہ جی یہ مشین ہے. آپ نے یہ انالیزی خوب استعمال کیا. علی محمد خان صاحب، سر مجھے یہ کیا حکومت کے رویے نے یہ عام ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اس کو کنٹروورشل بنا دیا ہے؟ اگر شاید رویہ بہتر ہوتا تو یہ ٹیکنالوجی کا استعمال اتنا کنٹروورشل نہ ہوتا، یہ مشین اتنی کنٹروورشل نہ ہوتی. میں تو ویسے داد دیتا ہوں آغا رفیع اللہ صاحب کو بیرسٹری کرنی چاہیے تھی. یہ تو بڑے ٹاپ کے وکیل بنتے جس طرح انہوں نے کمپیئر کیا ہے کہ الیکشن کروانا اور ای وی ایم کوئی ٹینک اور فوج کی کام سے. تو میں ماشاءاللہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں، زبردست مثال دی ہے. مہربانی علی محمد بھائی، بات تو حقیقت ہے رسوائی کی. یہ سکسیسفل. اور جب آغا صاحب کہتے ہیں تو بات تو وہ پھر ماننی پڑتی ہے، ورنہ پھر یہ جس طرح اسمبلی میں کرتے ہیں شکر ہے ہم ایک دوسرے سے دور بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، خدا کا واسطہ ہے. دیکھیں بھائی جان میری بات سنیں، خدا کا واسطہ ہے. یہ کوئی ٹینک ہم نہیں خرید رہے. دیکھیں فوج سیاست نہیں کرتی، نہ ہم جنگ لڑتے ہیں. اب ان کو سیاست کا نہیں پتا کہ کیسے ووٹر لسٹیں بنائی جاتی ہیں، لوگوں کو کنونس کیا جاتا ہے، ووٹ کیسے لیے جاتے ہیں، جلسہ کیسے کیا جاتا ہے، لوگوں کی غمی خوشی میں یہ ان کا نہیں کام. اور ہمارا یہ نہیں کام کہ بھئی بارڈر پہ جا کے جناب آپ نے کون سی جیتری لینی ہے. بھئی یہ کیسے آپ دونوں چیزیں کمپیئر کر رہے ہیں؟ ہم الیکشن لڑتے ہیں، آپ کو مجھے پتا ہے جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں کہ اس میں مسئلے مسائل کیا آتے ہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ جناب دھاندلی کی جاتی ہے، جناب یہ ڈرامے کی. ابھی جو لاہور میں ہو رہا ہے، جس طرح سے ویڈیوز بن رہی ہیں، اور ابھی جو سینٹ کے الیکشن میں گیلانی صاحب کے الیکشن میں ان کے برخوردار جو کر رہے تھے، وہ آغا صاحب کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور بیرسٹر صاحب کو بھی کیمرے پکڑے گئے آج بھائی جان کیمرے پکڑے گئے سینٹ ہاؤس میں. ٹائم ختم ہو گیا ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی قائمہ کمیٹی میں آج اس پہ باقاعدہ سینٹ کے حال میں کیمرے پکڑے گئے. سر آپ رن شارٹ آف ٹائم. بہت سینٹ کا حال شکریہ سر. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آغا رفیع اللہ صاحب اور جاوید عباس صاحب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.